आओ ज्ञान के दीप जलाएं, आशा की झिलमिल को रोशन बनाएं, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाएं, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। जी सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को नमन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत। हम 2-3 दिन से व्यवहारात्मक जनवाद इस पुस्तक पर संजीव भैया से प्रस्तुति सुन रहे हैं। तो कल भैया ने अध्याय 2 अभिनय और उसका परिणाम और अध्याय 3 व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, इन 2 अध्याय पे सार प्रस्तुति हमारे सामने रखी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं भैया को आमंत्रित करती हूँ। भैया को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। संजीव भैया। नमस्ते मंजूषा दीदी, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। जैसे मंजूषा दीदी ने बताया कि आज हमारा तीसरा दिन है व्यवहारात्मक जनवाद को के कुछ बिंदु जिनकी तरफ मेरा ध्यान गया अपने अध्ययन क्रम में, और मैं उन बिंदुओं को आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दीदी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी भैया दिख रही है। ठीक। तो व्यवहारात्मक जनवाद 2017 का एडिशन है ना। मैं जो पेज संख्याएं बता रहा हूँ वो इस पुस्तक के हिसाब से, जो कि ये वाली पुस्तक है, लेटेस्ट एडिशन, इसके हिसाब से चल रहा है। तो जनवाद का पर्पस, इसकी आवश्यकता, उसकी सार्थकता, कैसे कैसे उसको हम सार्थक बना पाए, इसके बारे में जो कुछ भी बाबा जी ने कहा, ये वाले हमने चर्चाएं करते हुए अभी हम लोग कल हमने अभिनय की भी बात की, पेज ये चैप्टर 2 में जो आया, और फिर इससे आगे जो है युद्ध, व्यापार, ये सारी चीजें चर्चाएं जो करते हुए इसको हम लोग यहाँ तक जो है कि हर मानव संतान में, हर बच्चे में बाल्यावस्था से ही न्याय की अपेक्षा प्रस्फुटित होती देखने को मिलती है। सही कार्य व्यवहार करने की इच्छाएं जो है वो भी दिखती हैं, और इसके साथ साथ हर मानव संतान बाल्यकाल से ही सत्य वक्ता होना आकलित होता है। उसमें सत्य बोध नहीं रहता। इससे पता चलता है कि मानव परंपरा का दायित्व है कि मानव संतान को सत्य बोध कराए। तो इसका जिम्मेदारी जो है वो परंपरा पर है। परंपरा में बोले तो फिर घर में अगर देखें तो बच्चों से जो बड़े हैं घर में, मम्मी पापा, दादा दादी, है ना, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, ये सब संबंधी जो बड़े हैं, उनका दायित्व है कि मानव संतान को सत्य बोध कराए। अब सत्य बोध कराने के लिए स्वयं में सत्य बोध हुआ होना आवश्यक है।
हमें सत्यबोध खुद ना हुआ हो और हम अगली पीढ़ी को सत्यबोध करा दें, यह भी संभव है ना? इससे पहले जो था, सही गलत जो है, सही कार्य करने की इच्छाएं हैं, इसका भी मार्गदर्शन बड़े ही करें, लेकिन सही गलत क्या है ये बड़ों की अपनी स्पष्टता होगी, तो तभी हम वो स्पष्टता जो है वो अगली पीढ़ी को दे पाते हैं। ठीक है? इस तरह से इन सारी चीजों में काफी बार हम देखेंगे कि मैंने अपने में इस चीज को बड़े अच्छे से पाया पूरे अध्ययन क्रम में, जैसे ही अध्ययन शुरू हुआ, कि काफी सारी चीजों में बेशक हम हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अच्छी हुई, बेशक हम नंबर अच्छे लेके आए, बेशक हमने जब नौकरी की तो अच्छी पोजीशंस पे, सीनियर पोजीशंस पे काम किया, लेकिन ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो कि हमारे जिसका परंपरा जो है वो हमको ये वाला ज्ञान नहीं दे पाई, और परंपरा की भी अच्छे आशय होने के बावजूद और हमारी अपनी भी आशय अच्छे होने के बावजूद कहीं ना कहीं पर हम तृप्ति पूर्वक नहीं जी पाए, है ना? तो ये मध्यस्थ दर्शन से ही जिस तरीके से अस्तित्व को पहचाना गया, मानव को पहचाना गया, है ना, और ये जो है, ये इस तरह से चीजों की स्पष्टता होने से अपने जीवन में जो तृप्ति का एक एक गैप था, एक कमी थी, है ना, वो जो कुछ भी था, जो जो चाहिए था, लगता था लेकिन मिल नहीं पा रहा था, उसको जैसे जैसे हमें ऐसा लगा कि ये पढ़ने से, समझने से, अपने जीवन में लाने से ये अपने में एक तृप्ति जो है वो बढ़ रही है, फिर इसी अगली पीढ़ी भी तृप्त होकर जी पाए, ये भी अपना दायित्व लगता है। अभी भी हम लोग देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे पाए, है ना। जब जब हमारा शरीर यात्रा का अंत का समय आए, उससे पहले हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज छोड़ करके जाएं, है ना, उनके लिए घर बना बनाया छोड़ करके जाएं, है ना, उनके लिए बैंक में पैसे छोड़ करके जाएं। ये छोड़कर जाने का भी हम जो अपने में दायित्व समझते हैं, तो मानते हैं, इसके मूल में भी इवन भ्रमित परंपरा में भी यही कारण है कि हमने जिस तरीके से सोचा कि हम सुखी हो जाएंगे, अगली पीढ़ी भी सुखी हो जाए, उसमें भी हम उसका भी दायित्व बड़ों ने अपने में स्वीकारा ही है। तो पैसे से सुखी हो जाओगे तो हम अगली पीढ़ी को पैसे देकर जाते हैं, उनके लिए पैसे छोड़कर जाते हैं। जैसे ही बड़ी पीढ़ी को, बड़ों को ये समझ में आता है कि हम समाधान से सुखी होते हैं, है ना, तो वो फिर अगली पीढ़ी को समाधान संप्रेषित करते जाते हैं, समाधान पास ऑन करके जाते हैं। तो ये अपने में एक वरीयता बनती है, ये प्राथमिकता में आता है, ये प्रायोरिटी में आता है। सुविधाओं की जितनी आवश्यकता है उसके लिए परिवार मेहनत करता ही है, समाज मेहनत करता ही है, लेकिन जागृत परंपरा में समाधान जो है वो प्राथमिकता। तो इतना जो था, ये हमारी एक तरह से बातचीत हो गई थी। इसको अब हम ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो जैसे हमने अभी तक फॉर्मेट बनाया था कि ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये मैं बाबा जी के ही शब्द हैं पुस्तक में से, और वो उनको स्क्रीन पर रखा है, और उसको पढ़ के हम उसके बारे में चर्चा जो है वो कर रहे हैं। और जब हम इसको पूरा कवर कर लेंगे शुक्रवार तक, तो मैं इस पूरे के पूरे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को मंजूषा दीदी या वैशाली दीदी से शेयर कर दूंगा, और वो ग्रुप में आप सबके साथ में शेयर कर देंगे, जिससे कि ये आपके पास में बना रहेगा। अभी क्योंकि पूरा कवर नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार पूरा कवर हो जाएगा तो फिर इसको शेयर भी कर देंगे। आज की स्थिति में सर्व मानव अथवा सर्वाधिक मानव सुविधा संग्रह के अर्थ में लक्ष्य में ही परिचर्चा योजना की बात सुनने में आ रही है। समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व की ओर दिशा नहीं पा रहे। ये जो बार बार बाबा जी इस चीज को कह रहे हैं कि जिसको मानव लक्ष्य मानता है, उसी के अर्थ में चर्चाएं भी होती हैं, उसी के अर्थ में योजनाएं भी बनती हैं। तो अभी सुविधा संग्रह जो है वो उसको लक्ष्य माना हुआ है,
तो सुबह से शाम तक जनवाद में, जन चर्चाओं में सुविधा संग्रह के बारे में बातचीत है ना। हम समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, जिसे जिसे मध्यस्थ दर्शन में मानव लक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ध्यानाकर्षण दिलाया गया है, ये इसको हम लक्ष्य के रूप में जब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, ये फिर हमारी चर्चाओं में भी के केंद्र में भी नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, क्या परिवर्तन के लिए शुरुआत करें कि इसके लिए मानवाकांक्षा ही ध्रुव बिंदु आता है। तो अब ये परिवर्तन तो लाने की आवश्यकता है, सुविधा संग्रह की बजाय समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इस ये जो है ये चर्चाओं के केंद्र में है। इसके लिए क्या परिवर्तन किया जाए, कि परिवर्तन कैसे शुरू किया जाए, तो इसके लिए मानवाकांक्षा ही ध्रुव बिंदु आता है। वही जो है वो केंद्र में समझ में आता है कि यही है जिसको ध्यान में रखना हो। मानवाकांक्षा सर्व मानव में स्वीकृत है। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होने के लिए सहमति सर्व मानव में अथवा सर्वाधिक मानव में होता ही है। इसी आधार पर जन संवाद को मानवापेक्षा के ध्रुवों के ऊपर गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता बनती है। यही जन संवाद का आधार और प्रवृत्ति है। तो जन संवाद जो है वो सार्थक हो पाएगा जब संवाद के केंद्र में मानवाकांक्षा जो है वो रहेगी। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यह रहेगा। इसको बाबा जी बार बार जो है हाईलाइट करते हैं। अगले पेज पर, पेज 39 पर है, व्यवहार कार्यकलाप में, उत्पादन कार्यकलाप में अनेक विधाएं जन संवाद के लिए विषय बन जाती हैं। सभी विधाओं में मानव संवाद अपने लक्ष्य के अर्थ में होने की आवश्यकता है। तो अभी दो अलग से शब्द आ गए यहाँ पर, व्यवहार कार्यकलाप और उत्पादन कार्यकलाप। तो बाबा जी ने व्यवहार और कार्य, ये वाले दो शब्द हमको दिए ही हैं। ठीक है, तो अब वो सामने जैसे ही आए हैं, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समाधानों के अर्थ में संवाद होना स्वाभाविक है। ऐसे संवाद मानव लक्ष्य के साथ होने वाली दिशा के अर्थ में होना पाया जाता है। संपूर्ण संवाद लक्ष्य को पहचानने के क्रम में सार्थक, लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा निर्धारित होने पर संवाद सार्थक। तो यहाँ पर अब दो तीन चीजें आ गई। एक कि व्यवहार कार्यकलाप, व्यवहार भी हो रहा है सुबह से शाम तक, और उत्पादन और कार्य भी हो रहा है। तो उत्पादन कार्य किसको बोला, मानव का शेष प्रकृति के साथ में जो कार्यकलाप है उसको उसको कार्य बोला, और मानव का मानव के साथ में जो सुखी होने के लिए कार्यकलाप है उसको व्यवहार बोला। इसका, इन दोनों में अनेकानेक विधाएं जन संवाद के लिए विषय बन जाती है। जब इसको देखने जाते हैं तो बहुत कुछ है जिसके बारे में बात की जा सकती है ना। ये सुबह से जहाँ हम भी बच्चे को देखते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उसके चैतन्य पक्ष का ही ध्यान देना है ना, शरीर पक्ष का भी ध्यान देना है। बच्चे को शरीर की साफ सफाई का ध्यान, क्या खाना आवश्यक है, क्या खाना आवश्यक नहीं है, ये जनसंवाद के लिए विषय बनते ही हैं। हम सब अपने घरों में बात करते ही हैं इस बारे में, तो ये बन जाता है। और दूसरा जो है, इसी को कहा ये लक्ष्य के, इसके लिए सभी विधाओं में मानव संवाद अपने लक्ष्य के अर्थ में होने की आवश्यकता है। तो शरीर का भी ध्यान रखना है। तो मानव का लक्ष्य क्या है, मानव लक्ष्य के अर्थ में शरीर का ध्यान रखना अपने जैसे ममता मूल्य जो है, अगर ममता मूल्य को हम परिभाषित ही करें तो अपने संबंधी के शरीर का पोषण, संरक्षण का भाव। लेकिन इसको भी जब हम ऐसा कंप्लीट करके देखें कि मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने संबंधी के शरीर के पोषण, संरक्षण का, तो एकदम से परिभाषा में ही एक थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती है कि शरीर का ध्यान रखना है। उस समय भी मानव लक्ष्य हमारे ध्यान में बना हुआ कि बच्चा भी सुखी होकर जी पाए, इसलिए हम उसके शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और उसको स्वयं भी उसका ध्यान बना रहे कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। मानव लक्ष्य के अर्थ है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के अर्थ में, सुख, शांति, संतोष, आनंद के अर्थ।
नहीं तो स्वस्थ शरीर जो है वो भोग के लिए ही समर्पित हो जाता है। ऐसे भी पर्याप्त उदाहरण हमें समाज में अपने आसपास संबंधों में निरीक्षण परीक्षण विधि से देखने में मिल ही जाते हैं। तो स्वस्थ शरीर भोग के लिए या स्वस्थ शरीर समाधान के लिए, समझने के लिए, ये भी अपने में एक जो है वो ध्यान आकर्षण का लगातार बना रहे, इसकी तरफ हमारा ध्यान। इसलिए बाबा जी ने कई बार रिपीट भी की है चीजें, है ना, कि रिपीट करने से बार बार उसके ऊपर जो है थोड़ा वजन पड़ता है। तो समाधानों के अर्थ में संवाद होना स्वाभाविक है। ऐसे संवाद मानव लक्ष्य के साथ होने वाली दिशा के अर्थ में होना पाया जाता है। तो एक एक लक्ष्य क्या है ये पहचान में आएगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। फिर उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे, उसको दिशा कहा, है ना। तो तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम व्यवहारिक रूप में कार्यकलाप करते हैं, शिविरों में जाते हैं, ये सुबह शाम अध्ययन करते हैं, मिलजुल कर पठन करते हैं, अपने में मनन चिंतन चलता रहता है, ये सब जो है ये उस लक्ष्य के अर्थ में, मतलब ये हमारा जो है वो दिशा वाला था। तो ये दोनों चीजों की तरफ लक्ष्य पहचान में भी आ जाए और लक्ष्य तक पहुंचना कैसे ना, क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है, ये जो बार बार जो है वो बाबा जी ने कहा है इस चीज को। तो इसी चर्चा में मुझे मुझे अब ये यहाँ पर बाबा जी ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जैसा मैंने कल परसों में आपसे शेयर भी किया था, एक बार हमारा ध्यान संवाद में सार्थक बिंदु पहचानने की ओर जाता है। किस तरीके से हम संवादों को रोचक भी बना पाए, पात्रता विकास भी कर पाए। तो मुझे अपने में काफी बार ये लगता है कि बाबा जी ने जितनी स्पष्टता के साथ में व्यवहार और कार्य के अंतर को रखा है ना, ये भी अपने अपने आसपास जन संवादों में अगर हम इसको इंक्लूड कर पाते हैं तो ये भी काफी सहायक है। और जो है बड़ी बड़ी आसानी से ये सुबह से शाम तक अगर हम अपनी दिनचर्या में ये देख पाए कि कितनी बार मुझे दुख तकलीफ महसूस होता है सुबह से शाम तक, क्योंकि मुझे शरीर के अर्थ, शरीर के नजरिए से या सुविधाओं के नजरिए से कोई समस्या है। इतनी बार मैं सुबह से शाम तक इसमें दुख महसूस करता हूँ, इसमें कष्ट महसूस करता हूँ, या कितनी बार किसी दूसरे का व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं दुख महसूस करता हूँ अपने अंदर। या अपने घर में कभी एक दुख का वातावरण कभी कभी बनता है, क्योंकि क्योंकि आपस में व्यवहार ठीक नहीं। तो कार्य की वजह से आपस में मनमुटाव ज्यादा होता है, या व्यवहार की वजह से आपस में मनमुटाव ज्यादा होता है। तो मैंने जब ये देखना शुरू किया तो मुझे स्पष्ट रूप से ये दिखा। और ये जब तक मेरे परिचय शिविर नहीं हुए, तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरा पहला परिचय शिविर 50 साल की उम्र में हुआ था। तो 50 साल से पहले की जो मेरी शरीर यात्रा थी, उसमें ये काफी सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, है ना। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट एट ऑल। कि जिस तरह से ये बाबा जी ने ध्यान आकर्षण किए हैं, और जितना हम उसको अपनी जिंदगी में स्पष्टता से देख पाए, फिर यही जो है रोजमर्रा के जन संवाद में हम अगली पीढ़ी को भी ध्यान आकर्षण करते हुए, है ना, खेल खेल में हर एक चीज को क्लासरूम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे बातचीत होती है, और उस बातचीत में बड़ी आसानी से ये वाले ध्यान आकर्षण जो है वो किए जा सकते हैं, दिलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से व्यवहार और कार्य के अंतर को भी हम जन संवाद का मुद्दा जो है बना सकते हैं बातचीत में बड़ी आसानी से। मैंने ये सारे प्रयोग जो जितने मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन ये जो है ये सारे प्रयोग किए हैं मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और ऐसा पाया कि हाँ, मतलब ये ऐसे जो है ये इससे इससे बात करने का एक जो है माहौल बनता है, सार्थक संवाद का माहौल बनता है। और करते करते फिर धीरे धीरे हम भी इसमें पारंगत होने की ओर आगे। ठीक है, तो इतना ठीक चल रहा है, आवाज वगैरह आ रही है ठीक से? प्लीज एक कोई कंफर्म भी कर दे। और जैसा मैंने कल कहा था, साथ के साथ में किसी भी बहन भाई को कुछ प्रश्न हो कि भैया जहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए या कुछ शेयर करने का मन करता है, उसी समय कर ले। कुछ इसको हम इतना औपचारिक नहीं बनाएंगे कि प्रश्न उत्तर अंत में लेंगे, साथ के साथ लेते हुए संवाद के भाव से ही इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो ठीक है मंजीषा दीदी, आवाज आ रही है ठीक से? जी जी भैया, आवाज अच्छी आ रही है जी और स्पष्ट भी हो रहा है। जी जी दीदी, बढ़िया। हर व्यक्ति व्यवहार प्रवृत्ति में रहता है क्योंकि किसी ना किसी मानव के साथ जीना। तो जैसा पिछली स्लाइड में देखा था, मानव का शेष प्रकृति के साथ में जो है उसको कार्य कहा, और जो मानव का मानव के साथ में है उसको व्यवहार कहा। तो क्योंकि मानव के साथ में जीना ही है, मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मानव व्यवहार प्रवृत्ति में रहता ही है। व्यवहार से भाग कर मानव जी नहीं सकता। मतलब एक ये भी बड़ा भ्रम है कि कि ना परिवारों से दूर हो जाए, संबंधों से दूर हो जाए। इस समय के साथ साथ संबंध जो है वो मूल्यवान है, संबंधों की कोई उपयोगिता है, इसकी बजाय संबंध एक बोझा है, ऐसा भी भ्रमित अवस्था में कई बार निष्कर्ष निकला है ना। तो फिर व्यक्ति अकेलेपन की ओर भागता है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या कम होनी शुरू होती है ना। कई कई युवा लोग जो है, ऐसा ऐसा आजकल देखने में आता है कि जानबूझकर ऐसा निर्णय लेते हैं कि बच्चे होने ही नहीं है ना, बच्चे भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी अपनी जिंदगी, शायद मेरा ऐसा अनुमान है कि अपनी जिंदगी में बंधन सा लगता होगा, क्योंकि फिर बच्चे को बड़ा करना भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो ऐसा जानबूझकर निर्णय लेते हैं कि घर में कुत्ता पाल लिया, घर में बिल्ली पाल ली, और उसी के साथ में ही अपना अपना जो है वो अपना जो जो भी उनके में लगता है कि कुछ पाप वाला पक्ष है, वो उनके साथ में तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं। मानव से वो वाले भाव पक्ष की तृप्ति हो नहीं रही है, तो ऐसा अकेलेपन की बढ़ता हुआ भी रुझान हमको दिखता है। बाबा जी बार बार कह रहे हैं, व्यवहार से भागकर मानव जा नहीं सकता, जहां भी जाएगा मानव के साथ में उसका आदान प्रदान, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता ही रहेगा। हर मानव व्यवहार प्रवृत्ति में रहता ही है क्योंकि किसी ना किसी मानव के साथ में जीना है। अब ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आगे, जागृत आदमी के साथ एक या अनेक भ्रमित आदमी जीने की स्थिति में जिम्मेदारी जागृत आदमी की होती है कि भ्रमित आदमी को जागृत पद के लिए और जागृति के लिए प्रेरित। तो ये भी मुझे काफी एक जो है ना दिलचस्प ऑब्जर्वेशन लगा बाबा जी का, और जिस तरह से उन्होंने रखा, और मेरे अपने में शोध हुआ जब मैंने इसको व्यवहारिक रूप में देखा, तो मैं ऐसा पाया कि काफी बार ना घरों में एक दूसरे के साथ में जब थोड़ा सा मनमुटाव होता है, कुछ 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 आवेश भी होता है, तो एक बात जो अक्सर कानों में सुनने को मिलती है वो ये सुनती है, वो ये ऐसा ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ना बार बार ऐसा कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझोगे नहीं तो बात आगे नहीं बनेगी, आगे नहीं चलेगी, चीजें ठीक नहीं होंगी, है ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा जो है वो काफी बार जो है वो सुनने में आया। मेरे अपने निरीक्षण परीक्षण में भी मैंने अपने आत्मा से इसको अच्छे से देखा। तो अब यहाँ पर बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति समझदार है या ज्यादा समझदार है, अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार है दोनों में से, और दूसरा ना समझ है या कम समझदार है, ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो समझाने की वो ज्यादा समझदार है। मैं दोबारा से पढ़ता है इसको, जागृत आदमी के साथ एक या अनेक भ्रमित आदमी जीने की स्थिति में, मतलब एक जागृत आदमी है, समझदार है, और बाकी जो है वो भ्रमित है ना। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी जागृत आदमी की होती है, समझदार व्यक्ति की होती है कि भ्रमित व्यक्ति को जागृत पद के लिए और जागृति के लिए प्रेरित। ठीक है, ये मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअल में अपने में स्पष्ट हो जाना और अपने स्वभाव में आ जाना, इसमें कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये निष्कर्ष अपने में स्थिर हो जाना काफी महत्वपूर्ण है ना। तभी हम स्नेह भाव से समझाने के लिए हम अपने को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो तब जो है वो आवेश मुक्त होकर के हम जो है वो समझ आने वाले काम को स्पष्ट रूप से अच्छे से कर पाते। लेकिन एक एक दूसरा भी जो है जब मेरा इस तरफ ध्यान गया तो काफी बार ऐसा भी लगा कि
एक दूसरी समस्या क्या आती है व्यवहारिक रूप में परिवारों में संबंधों में जीते हुए, कि जो अपने आप को समझदार मान रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है, उसने भी अपना अधिमूल्यन किया। कोई अपने को समझदार मान तो रहा है, लेकिन जब मैं एक निरपेक्ष भाव से निष्पक्ष भाव से देखता हूं तो ऐसा पाता हूं कि ये एक्चुअल में खुद भी समझदार है नहीं, सिर्फ अपने को समझदार माना हुआ। तो जिम्मेदारी भी स्वीकारी हुई है, मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर वो कम्युनिकेट होता नहीं है क्योंकि खुद भी अभी समझदार नहीं है। तो बाबा जी ने एक चीज और बार बार कही है कि स्व मूल्यांकन सही होना, सटीक होना भी बड़ा आवश्यक। मुझे अपनी स्थिति भी स्पष्ट हो, है ना। ये सारे व्यवहारिक मुद्दे हैं। जब आप समझने समझाने की घर में बात करेंगे, और कई बार हमें लगता है कि भैया मैं तो बड़े अच्छे भाव से बच्चे को समझा रहा हूँ, बच्चा समझ नहीं रहा है मेरे से, शायद मैं खुद भी अपने को जितना समझदार मानता हूँ या मानती हूँ, उतना समझदार हूँ या नहीं, इसको भी बार बार इसका भी एक सटीक आकलन करने की आवश्यकता। यहाँ पर अपना आकलन ठीक नहीं हुआ तो गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पर ही जाए। तो जो समझदार व्यक्ति है उसका वाकई में वास्तव में समझदार होना आवश्यक है, तभी चीजें आगे बढ़े, नहीं तो वो भी भ्रमित ही है। तो एक भ्रमित दूसरे भ्रमित को समझाने से गाड़ी आगे चलती नहीं है। घरों में यही होता है अधिकांश। ऐसा ऐसा व्यवहारिक रूप में मैंने बहुत बार देखा है, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप सब ने भी ऐसा देखा होगा कि हम कहीं पर सिर्फ देख ही रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में उनका कुछ अनबन हो गई, और फिर वो दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये पहला व्यक्ति भी हमारे पास में आके बताता है कि अरे मैं इतना करता हूँ, दूसरा मेरी समझता नहीं है, देखो उसका व्यवहार कैसा है। और दूसरा व्यक्ति भी अलग से आकर के हमको करता है, देखो मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, ये सामने वाला मेरी सुनता नहीं। दोनों ही अपने को अच्छा माने हुए हैं और दूसरे को भ्रमित माने। तो ये आंकलन ठीक ना होने की स्थिति में भी गाड़ी आगे नहीं चलती। तो जनवाद में कुछ इनिशिएटिव लेने से पहले अपनी स्थिति का स्पष्ट आंकलन होना भी बहुत आवश्यक। ये एक सावधान रहने का मुद्दा है ना। ये अगर हम इसमें कुछ पहल ले रहे हैं, पहल कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, ले रहे हैं, मान रहे हैं, तो अपना सटीक आकलन भी जो है वो हम, ये मुझे लगा कि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नहीं तो हम ना उत्साह के साथ में समझाने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन हम खुद ही शायद उतना समझे हुए नहीं है। तो ये आंकलन जो है ये हमारे ध्यान। पेज 41 में कह रहे हैं, जन चर्चा के मुद्दे में पूरकता एक मुद्दा है। पूरकता के आधार पर ही जन चर्चा द्वारा, संवाद द्वारा, स्पष्टीकरण द्वारा समाधान के छोर तक पहुंचते हैं। तो ये पूरकता जो है ये भी अपने में, जो बाबा जी ने शब्द इसको ना एक पेयर ऑफ वर्ड्स में रखा है, उपयोगिता पूरक। तो पूरकता को मैं जिस तरह से समझा हूं, तो ये हम समाधान की ओर गति होने में, जब हम किसी दूसरे का सहयोग करते हैं या कोई दूसरा हमारा सहयोग करता है, तो वो उस व्यक्ति ने अपने पूरकता वाले जिम्मेदारी को निभाया, ऐसा हम कह सकते हैं। उपयोगिता वाला जो हिस्सा है, उसको उसको भौतिकता के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसको उसको उपयोगिता वाले क्षेत्र में रखेंगे। और समाधान की और गति के लिए जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं या कोई दूसरा जिम्मेदारी को निभाता है, उसको पूरक करते हैं। तो ये उपयोगिता पूरकता को भी हम स्पष्ट रूप से अपने में देख पाए, तो इसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए, ये जनवाद जो पुस्तक है, इसमें बाबा जी ने काफी सारे, मैंने कभी गिन के नहीं तो देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 100-150 मुद्दे होंगे जो बाबा जी ने ऐसा ऐसा जन चर्चा के मुद्दे जो है वो प्रस्तावित किए हैं। लेकिन लेकिन एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ वही 100-150 मुद्दे ही नहीं है जो इस पुस्तक में लिखे। एक बार जनवाद को हम सार्थक दिशा कैसे दे पाए, उसके महत्व को समझ पाए, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो पूरा मध्यस्थ दर्शन, है ना,
और अगर पूरा नहीं पढ़ा है तो हम जितनी भी परिचय शिविर में बात करते हैं, जितनी भी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, उन सब में कई और मुद्दे हमको ऐसे निकल करके दिख के सामने आते हैं जिनको हम बड़ी आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत में ला सकते है ना। तो ये उपयोगिता पूरकता जो है, ये भी इनका अंतर। तो फिर धीरे से मेरा अपना ध्यान ये गया कि एक्चुअल में अभी तक परिवारों में एक दूसरे के साथ में, और ये मैं अपने परिवार में भी देख पाया, जब तक मेरा परिचय शिविर, हमारे घर में मध्यस्थ दर्शन की जब तक बात होनी नहीं शुरू हुई थी, हमारे परिवार का मध्यस्थ दर्शन से जुड़ाव नहीं हुआ था, तो तब तक हम एक दूसरे के साथ में शरीर के अर्थ में उपयोगी थे ही, ऐसा भाव बना ही हुआ था। ठीक है, लेकिन समझदारी कोई एक कार्यक्रम है जिसको परिवार में प्राथमिकता में लाने की आवश्यकता है ना। बच्चे पढ़ जाएं, बच्चों की अच्छी नौकरियां लग जाएं, है ना, हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारे पास में गाड़ी आ जाए, हमारे पास में 2 गाड़ियां आ जाएं, है ना, हम छुट्टी मनाने विदेश जा पाए। ये सारे के सारे हम लोगों ने परिवार में लक्ष्य के रूप में माने हुए हैं, और इन लक्ष्यों के लिए परिवारों ने मिलजुल कर मेहनत भी की। लेकिन ये सब मनोरंजन, प्रिय हित लाभ, रूप गुण रूप पद धन बल, ठीक है, इस तरह से जो है ना हम एक दूसरे के प्रति उपयोगी हो पाए, इस सिर्फ इतने तक जो वो बात हो रही है ना। समाधान जो है वो जब तक हमारा अपना ध्यान नहीं गया था, हम एक दूसरे के उस तरह से पूरक नहीं हो पा रहे। तो ये उपयोगिता पूरकता भी एकदम से हमारे में ऐसा लगता है कि इसकी स्पष्टता होती है, तो हम पूरक हो पाते हैं जन चर्चाओं, है ना, संवाद, ये हो पाता है। इसी में फिर अब वो पूरक होने के साथ में एकदम से संबंध की बात जो है, कंटिन्यूशन में कुछ फ्लो भी ऐसा बन ही रहे, तो संबंध की परिभाषा ही है पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित रहना, है ना। हर मानव समझदारी पूर्वक ही समाधानित होते हैं, और वर्तमान में विश्वास अर्थात संबंध की पहचान और उसकी निरंतरता बनाए रखने में निष्ठा ईमानदारी होने का प्रमाण है। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट होती है। इस प्रकार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक ही परिवार व्यवस्था में प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना, समृद्धि का साक्ष्य स्पष्ट होना पाया जाता है। इसके लिए परिवार में चर्चा, परिवार में के कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, संवाद और परिवार लक्ष्य के लिए संवाद, मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा। तो अब संबंध की परिभाषा जो है ये आ गई है ना। तो संबंधों की स्वीकृति, है ना, मूल्यों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ये जो बिंदु दिए हैं, इनमें से हर एक बिंदु जो है वो चर्चा में बड़ी आसानी से आ सकता है। और संबंध की परिभाषा क्या है, इसको भी जन चर्चाओं में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, ये मतलब हम भी बड़े हो रहे हैं, हम अपनी स्पष्टता बनती है, तो बच्चों की भी हम इस तरह से संवाद में ये संबंध के बारे में जितनी बातचीत की आवश्यकता है उतनी हम कर पाते, जितनी हमें स्पष्टता होगी उतनी ही हम स्पष्टता कम्युनिकेट भी कर पाए। ये फिर से एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाबा जी ने पूरे मध्यस्थ दर्शन में बार बार इसको कहा है। सह अस्तित्ववाद नजरिया से यह स्पष्ट होता है, सुखी होने के लिए समाधान अपरिहार्य है ना। ये प्री रिक्विजिट है सुखी होने के लिए समाधान। हम समाधानित ना हो, हम समझदार ना हो और हम सुखी हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम। तो सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना मानव का लक्ष्य है, ये चर्चाओं में आ पाए, है ना। बच्चा जब तक स्कूल पास करके निकले, उसको ये स्पष्ट हो कि मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, तो जीवन के लिए सुख शांति संतोष आनंद, और इसको इसको पाने के लिए मानव के रूप में मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय है ना। सुखी होने के लिए समाधान आवश्यक है। तो तो फिर जितना इस आवश्यकता के अनुसार हमने अपनी जिंदगी में समाधान को प्राथमिकता दी है, रूप पद धन बल से ज्यादा समाधान को दिया है, प्रिय हित लाभ से ज्यादा समाधान को वजन दिया है, इतना हम जो है ना, फिर हम अगली पीढ़ी को भी दिखा पाएंगे। भी कल परसों
इन्हीं सत्रों में कुछ चर्चा हुई भी थी किन्हीं बहन भाई के साथ में, मुझे याद नहीं है, कि हम अगली पीढ़ी को आचरण से पास ऑन कर ही देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ही अपने ही आचरण में शायद काफी बार वो चीजें आई नहीं है। तो हमारे पास में कहने के लिए भाषा है कि समझदारी जो है वो प्राथमिकता में आने की आवश्यकता है ना, समाधान को प्राथमिकता में लाना है, न्याय धर्म सत्य को प्राथमिकता में लाना है। लेकिन मेरी अपनी प्राथमिकता में अगर अभी प्रिय हित लाभ बना हुआ है, अगर मैं अच्छी उम्र होने के बावजूद भी अभी मैं रूप पद धन बल से ही प्रभावित होता हूँ और प्रभावित करने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरी जीवन शैली ऐसी है, ठीक है, तो तो संवाद भी कहीं पर लेकर नहीं जाएगा, है ना, फिर बच्चे भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको मेरे ही जीने में एक विरोधाभास दिखेगा। तो जिस सही जीवन शैली को मैं बातचीत में प्रस्तावित कर रहा हूँ, उस सही जीवन शैली को मैंने भी अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, उसके अनुसार जी रहा हूँ, ठीक है, तो तभी जो है फिर वो सामने तक पहुंचता भी है, तभी संवाद जो है उसका कोई रिजल्ट निकल कर आता, नहीं तो हम संवाद में भी विफल ही। तो इसको जो अपना स्व मूल्यांकन था, है ना, रूप पद धन बल, ये भी स्व मूल्यांकन रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाए कि मेरी अपनी जिंदगी में अभी भी इतने अध्ययन करने के बावजूद भी रूप पद धन बल कितना प्रभावशाली, है ना, कितनी बार सुबह से शाम तक ऐसा होता है कि मैं सुविधाओं के क्षेत्र में कपड़ा देख करके, दूसरे की गाड़ी देख करके, दूसरे की पोस्ट देख करके मैं जो है वो प्रभावित हो जाता, तो प्रभावित हो जाता हूँ का मतलब ही है कि अभी अभी यही प्राथमिकता मिला है। तो ये अपना स्व मूल्यांकन उतनी ही स्ट्रिक्टली करना है, उतना ही कठोरता से करना है जितना हम दूसरों का, नहीं तो हम अपना मूल्यांकन करते समय लीनियंट हो जाते हैं, दूसरा का मूल्यांकन करते समय स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मानव को मानव के धर्म के रूप में पहचाना गया, मानव सुख धर्मी है ऐसा पहचाना गया, ये संवाद में बार बार आ जाए, और ये भी आ जाए कि हमने भी इसको पहचाना है, और बेटा तुम भी पहचाना, तो मैंने भी पहचाना है, तो मैंने भी सुख के लिए काम करना शुरू किया है, तो फिर मैं सुखी हुआ भी समय के साथ साथ, जैसे जैसे हर साल जब जिस तरह से हम बच्चे का एनुअल एग्जाम होता है, ये आवश्यक है कि हम भी अपना भी एक एनुअल रिव्यू करें, है ना, देखें कि पिछले साल से इस साल तक मेरी समझ में कितना बढ़ा बढ़ा मैं अपने में, मैं अपने भाव और विचार की स्थिरता जो है वो कितनी देख पाता हूँ या देख, तो पूरा नहीं होगा लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने में देख पाना ये भी काफी सुखद लगता है। मैं अपने में बड़ी ईमानदारी से कहूँ, अपने में ऐसा मैंने समय के साथ में इस तरह के जो एनुअल रिव्यू है, जिसको हम, है ना, बार बार अपने में ये चलता ही रहे, है ना, ये इस ऐसे देखते हुए ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है, और सदा से मानव सुखी होने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील रहा ही। संवाद के लिए यह भी एक प्रधान मुद्दा है कि सुखी होने के लिए समाधानित होना जरूरी है ना, ये समाधानित होना, समझदार होना, इसको बाबा जी बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि शायद एक बार से काम नहीं चलता है, बार बार ये हमारे ध्यान में, समाधान के लिए समझदारी और व्यवस्था में जीने की तमन्ना और अभ्यास आवश्यक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो नीचे आया है, ये भी मुझे लगता है कि ये भी जैसे जैसे हमारी स्पष्टता बने और बाकी चीजों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा काम घर में कर लिया हो, तो फिर ये वाले भी प्रश्न अपने में उठ सकते हैं, उठा मतलब हम संवादों में उठा सकते हैं कि समाधान अपने में शरीरगत वस्तु है या जीवनगत वस्तु, इस बात की चर्चा भी मानव कुल में प्रासंगिक है ना। मतलब बिल्कुल नॉर्मल भाषा में कहें, अगर हम इस संवाद में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं कि अभी अभी शिविर भी नहीं हुआ है, तो शिविर भी नहीं हुआ है तो शायद समाधान शब्द भी से भी इतना नहीं उनका अभी अवेयरनेस होगा, तो समझदारी शब्द को ही ले सकते हैं। तो हर साधारण भाषा में ऐसा हम मानते ही हैं, और हर व्यक्ति मानता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है, कोई व्यक्ति कम समझदार होता है।
समझदारी क्या शरीर का ही एक एट्रीब्यूट है? एक मानव का जो भौतिक रासायनिक स्वरूप है, क्या समझदारी उसमें ही परिभाषित हो पाती है, हो जाती है क्या? क्योंकि क्लासरूम में जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो तब तो पढ़ा रहे हैं कि पूरा शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग हैं, और मेधस या ब्रेन या मस्तिष्क जो है वो इस शरीर को चला रहा है। तो बच्चा जब तक स्कूल कॉलेज में जा रहा है, वहां पर उसको ये बताया जा रहा है कि तुम शरीर हो और मस्तिष्क तुम्हारे शरीर को चला रहा है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये स्कूल कॉलेज में इस बारे में कोई बातचीत नहीं है ना। एक पहले इस चीज को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन फिर हमारी संस्कृति में, हमारी हेरिटेज में, हमारे पास में, हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, हम केवल शरीर नहीं है ये हमको बोला जाता है। हम भगवत गीता पढ़े, हम कुरान पढ़े, हम बाइबल पढ़े, है ना। कुरान में रूह की बात हो रही है, बाइबल में सोल की बात हो रही है, भगवत गीता में आत्मा की बात हो रही है। जब इन चीजों की बात हो रही है तो एक्चुअल में यही बोल रहे हैं कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर के अलावा कुछ और भी है। उसको आत्मा बोला, उसको रूह बोला, उसको सोल बोला। ऐसा हमारे कानों में स्कूल कॉलेज में तो नहीं बताया, इसको अवॉइड किया, लेकिन परंपरा से हमको ये इतना इतना जो है ना, इतनी सूचना मिली। लेकिन मैं अपने में स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ कि ये आत्मा शब्द को बचपन से सुनते हुए भी, जब तक मेरे मध्यस्थ दर्शन में का अध्ययन नहीं शुरू किया, जब तक परिचय शिविर नहीं हुआ था, मुझे आत्मा के बारे में, मुझे और मेरे परिवार में किसी को भी कोई स्पष्टता नहीं, है ना। इसको कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। आप सब भी अपने अपने में इसका जो है वो स्व मूल्यांकन कर ही सकते हैं कि कि परंपरा से शब्द हमको मिले हैं, जो बाबा जी ने भी अपने संवादों में स्पष्टता दी है इस चीज की। शब्द हमें मिले हैं, लेकिन उस शब्द से जो इंगित वस्तु है वो वहां तक हमको परंपरा लेकर जाने में असमर्थ रही है, या शायद हम अयोग्य रहे हैं, जिस भी तरीके से इसको सम्मानजनक तरीके से हम रखें। लेकिन बात यह है कि इवेंचुअली हमको समझ में नहीं आया है। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो ये मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, तो ये समाधान जो है ये अपने में जीवनगत वस्तु है ना। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एकदम से समझदार होना आवश्यक है, और समझदार होना एक गर्व की भी बात है ना। इससे सम्मान भी मिलता है, लेकिन ये जीवन से संबंधित है। इसको भी पकड़ पाना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो काफी बार हम ना, मैंने नॉर्मल भाषा में अब मेरा ध्यान जाता है पिछले कुछ सालों से कि लोग ना ये भाषा अपने कानों में पड़ती रहती है कि उसका दिमाग बहुत तेज है ना, उसका दिमाग तेज है। तो दिमाग तेज होना, समझदारी को दिमाग से ही काफी भ्रमित अवस्था में उसी से ही एक जो है वो एसोसिएशन बनाकर चल। तो यहाँ पर बाबा जी बार बार ये कह रहे हैं, ब्रेन या दिमाग जो है वो सबके पास में है। ये जीवन जो है इसकी प्रवृत्तियां किस तरह से है, ये प्रिय इतलाफ की तरफ इसका इसका रुझान है, इसकी तरफ इसकी आसक्ति है, या न्याय धर्म सत्य की तरफ इसका रुझान है, ये ध्यान में जाता है। तो फिर हम काम कर पाते हैं ना। तो ये जीवन से संबंधित है। तो सब तो मूल में अब क्या आया कि समझदारी शरीर से होती है। अब इसके ना हम अपवाद ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे बड़ी बड़ी आसानी से दिखा कि वही सारे व्यक्ति जो जो ऐसा मानते हैं कि दिमाग से ही समझदारी होती है, उनके ही कई बार उनको खुद भी नहीं पता चलता, और ऐसे भी निष्कर्ष निकलते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, ये भी कह देते हैं कि इसकी बहुत बहुत दिमाग इसका बहुत शार्प है, और फिर उससे परेशान भी रहते हैं, है ना। तो इसका आचरण ठीक नहीं है। तो दिमाग ठीक होते हुए भी आचरण ठीक नहीं है। तो आचरण के मूल में अब क्या है? अगर दिमाग ही होना था, अगर ब्रेन ही होना था, तो दिमाग अच्छा होने से आचरण अच्छा हो ही जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये जितनी बारीकियों से हम इसको इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, उतनी ही फिर स्पष्टता से हम अगली पीढ़ी का, या जो भी हमारे आसपास सुपात्र मिलते हैं, वो बेशक हमारी अपनी उम्र के ही, है ना, जो भी समझना चाहता है, हम फिर उसका सटीकता से ध्यान आकर्षित।
पाते। तो मुझे ये लाइन, ये बाबा जी ने ये प्रश्न ही अपने आप में बड़े अच्छे तरीके से रखा है। मतलब इसको आप भी दोबारा से ना, पेज 48 पे है, आप भी इसको, इस भाषा को पढ़िए पुस्तक में। समाधान अपने में शरीरगत वस्तु है या जीवनगत वस्तु है, इस बात की चर्चा भी मानव कुल में प्रासंगिक है ना। तो जो जो शरीर के लिए करना है वो किया ही जाए, लेकिन ये जीवन बेचारा जो है ये इग्नोर ना हो जाए, जो कि भ्रमित परंपरा में हो रहा है। ये जीवन की भी जो आवश्यकताएं हैं, इसकी भी पूर्ति की जाए शरीर की आवश्यकताओं के साथ। निष्कर्षों को मानव परंपरा में स्थापित करना मानव का उद्देश्य है। भौतिकवाद, आदर्शवाद अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की, बहुत प्रकार से प्रयत्न तो किया है, पर मतभेद और संघर्ष से मुक्ति मानव कुल को मिली नहीं। तो ये इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, मतभेद और संघर्ष से, है ना। ये प्रयत्न तो किया है लेकिन मुक्ति नहीं पाई है, और मुक्ति नहीं पाई है तो फिर काफी बार भ्रमित परंपरा में निष्कर्ष जो है वो इस तरह से बन जाते हैं कि कि जो चल रहा है उसी को ही जो है हम एक तरह से जस्टिफाई कर देते हैं कि संघर्ष तो नियम है ना, दो बर्तन होंगे तो टकराएंगे, है ना। फिर निष्कर्ष ऐसे बनने शुरू हो गए। तो निष्कर्ष भी ठीक निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इसको देखने की आवश्यकता है। सुमन वाला दीदी ने हैंड रेस किया। हाँ दीदी बताइए, अनम्यूट करके। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते नमस्ते। जी आपको दीदी। सुनना तो ऐसे लगता है जैसे हर चीज ना बड़ी सरलता से दिमाग में घुस जाता है। जी दीदी जी जैसे जी आप अभी यहाँ पे कह रहे थे भैया, तो तुरंत मेरे दिमाग में आया, फिर ये जी। IQ क्या है? हाँ, तो बस बस यही है दीदी। हम ना तर्क को ही आईक्यू मानकर चल रहे हैं, है ना। जी जो तर्क जो है ये विचार के स्तर पर आता है। तो जब हम जीवन क्रिया करते हैं, है ना, तो हम्म आशा विचार इच्छा, जो साढ़े चार क्रिया में विचार जी पक्ष आ जाता हम्म है हम्म ना। हम्म जो तुलन और विश्लेषण है उसी को ही हम्म, मिलजुल कर विचार कहा। तो जी आईक्यू जो है ना दीदी, वो सारा जो है ये इधर विचार वाले डोमेन में। तो ये अच्छा। तर्क डेवलप हो गया है, इतने तक ठीक है। लेकिन उस हम्म तर्क को किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, उसी हम्म तर्क से एटम बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, उसी तर्क हम्म से विस्फोट भी किए जा सकते हैं, और उसी तर्क से मानवीय परंपरा भी जो है वो स्थापित की जा सकती है, या हम खुद उस तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो जी हम भी ये अध्ययन क्रम में तर्क लगाते ही हैं, है ना। ये बिना तर्क के दर्शन भी समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हाँ आईक्यू जो ये साढ़े चार क्रिया है दीदी, ये ना, ये अपने में कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं है। धीरे से ऐसा मान के चले कि ये हमारी मूल पूंजी है। इस हम्म साढ़े चार क्रिया के सहारे ही हम आगे पूरी 10 क्रिया तक, क्रिया पूर्णता तक आगे बढ़ते हैं। जी अभी भी हम जी अपना विचार लगाकर ही समझ रहे हैं। जी ठीक है, भैया तो जी आईक्यू होना अच्छी बात है, उसको दिशा देना जो है वो आवश्यक है। वो दिशा नहीं मिल पा रही है, मैंने ऐसा ऐसा अभी तक अपने में ऑब्जर्वेशन में रखा है। जी। अब स्पष्टता हो रही है जी भैया, शुक्रिया। जी, है ना। तो आप भी देखेंगे काफी बार, आप ही देखना, आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति में तर्क बड़ा अच्छा है, हो सकता है कि है ना वो टॉपर वगैरह भी रहा हो, लेकिन न्याय धर्म सत्य का कुछ पता नहीं। ये साढ़े चार इसका के। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल अभी हुआ था भैया, जो एक नीट का टॉपर था 2017 का, उसने सुसाइड किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो देखा जाए तो एक तरह से तो ये है कि हाँ, IQ तो बहुत था, लेकिन वही जी आपकी वर्ड समझदार। जी जी। हाँ जी 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 है ना। तो ये जीवन पक्ष की ओर ध्यान दिलाना, ये ये जनवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। इसके बाबा जी ने बहुत सारे वो दिए हैं ना, सुख और सुविधा की तरफ ध्यान करके देख लो, है ना, सुख और समृद्धि की तरफ ध्यान करके देख लो। बाबा जी ने इतना मटेरियल दे दिया दीदी कि हम बस उसको एक धीरे धीरे करके सेट करना शुरू करें और अपने अभ्यास में लेकर के आए, तो रिजल्ट आ ही जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी भैया जी भैया, हाँ शुक्रिया। जी। तो ज्ञान विवेक विज्ञान के बारे में पेज 50 पर लिखा है ऐसा। जागृति और समझदारी अविभाज्य। समझदारी अपने में ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में कारगर होने की स्थिति चर्चा में आ चुकी है। ज्ञान विज्ञान विवेक का संयुक्त रूप है समझदारी।
विवेक और विज्ञान के मूल में ज्ञान ही प्रधान वस्तु है ना, ये महत्वपूर्ण है। विवेक और विज्ञान के मूल में ज्ञान ही प्रधान वस्तु है। ज्ञान अपने स्वरूप में सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। तो इसमें जब देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा ऐसा लगा कि एक ना आप सबके साथ शेयर करने के लिए एक स्लाइड मैंने अलग से बनाई है, जो मैं अब दिखाता हूँ कि ये समाधान शब्द जो है ना, या समझदारी शब्द, ये बार बार हमारे पास में आता है, लेकिन हम इसका एक चित्रण भी अपने में बना लें थोड़ा सा। तो ये जितने भी ये इस तरह से डायग्राम्स होते हैं ना, इसको ये चित्र ही है, तो ये चित्रण क्रिया जो है ये बड़ी आसानी से उसके थ्रू काम होता है हमारा। तो समाधान को अगर हम एक चित्र के माध्यम से रखना चाहें तो ऐसा ऐसा रख सकते हैं कि ज्ञान की रोशनी में विवेक और विज्ञान। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में ज्ञान है, बीच में समाधान है, और उसके नीचे विवेक और विज्ञान है। तो विवेक और विज्ञान ज्ञान की रोशनी में है ना, इसको समाधान कह रहे हैं। तो अब दो स्थितियां हो सकती हैं। एक है जिसको बाबा जी की स्थिति को कल्पना में लाकर रखें, तो उसमें बोलेंगे अनुभव मूलक समाधान। तो बाबा जी ज्ञान संपन्न थे, अब तो उस ज्ञान संपन्नता की रोशनी में विवेक और विज्ञान संपन्न भी थे, तो बाबा जी समाधान संपन्न थे। तो इसको कहेंगे अनुभव मूलक समाधान, है ना। तो ज्ञान है ना, तो व्यक्ति खुद ही ज्ञान संपन्न भी है। जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो हम अभी अनुभव गामी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, हम अभी अनुभव तक पहुंचे नहीं है। तो ये जो ज्ञान वाला पक्ष है, इसके कई कई ऐसे ऐसे डायमेंशंस हैं, ऐसे आयाम हैं जो अभी मुझ में या किसी भी अध्येता को, मतलब हम अब ये स्व मूल्यांकन हर व्यक्ति अपना ही करेगा, अपनी स्पष्टता नहीं है। बाबा जी से सूचना मिली, सूचना ठीक लग रही है, इतनी भी बात है, लेकिन सूचना को मैंने अपनी जिंदगी में पूरी तरह से वेरीफाई कर लिया है, जांच कर लिया है, ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो आज की स्थिति में ज्ञान का बड़ा हिस्सा सूचना के रूप में हमारे पास में, बाबा जी का ज्ञान हमारे पास में रेफरेंस के लिए, लेकिन विवेक और विज्ञान तो मेरा अपना ही होना होगा। तो अनुभवगामी पद्धति में समाधान जो है, विवेक और विज्ञान संपन्न होना, ये समाधान संपन्न होगा, और ज्ञान को अर्जित करते रहना ना। जितना हो गया है उतना तो ठीक है, और जितना नहीं हुआ है उसके लिए मेहनत करते रहे। तो अनुभव मूलक विधि में अपने ज्ञान संपन्न खुद है, और मैं अपने में अभी तक इसको ऐसा मानकर चल रहा हूं। और अनुभवगामी पद्धति में ज्ञान की हमारे पास में सूचनाएं हैं, कुछ सूचनाएं मैं अपने में जांच के देख चुका हूं और मुझे स्वीकार हो गई है, वो मेरी अपनी हो गई है। कुछ अभी अभी जो है मेरे पास में जांचने का मुझे अवसर नहीं मिला है, या जांचने का मेरे पास में कोई अभी वो कैसे जांचूं ये पता नहीं चलता। जैसे बाबा जी ने गठन पूर्णता का, है ना, तो या जागृत जीवन के 122 आचरण है, मैं इसको सूचना के रूप में लेता हूं। ठीक है, मैं ये कहने के स्थिति में ही नहीं हूं कि मैंने 122 के 122 आचरण जो है वो जांच लिए हैं। मतलब मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि तो बाबा जी ने 122 आचरण बोल दिए तो हम 122 लेकर के चल रहे हैं। अगर बाबा जी उसको 100 आचरण बोल देते या 50 आचरण बोल देते तो शायद मैं उतना ही लेके चल देता, है ना। मेरे पास में कोई इसका ठोस आधार नहीं है कहने के लिए कि मैंने जांच लिया है कि ये 122 आचरण है ना, या गठन पूर्णता ऐसे हुई है ना, या इस तरह से और भी कई चीजें हैं। तो अभी वो सूचना के दायरे में है हमारे। लेकिन विवेक और विज्ञान जो है, ये इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो काम कर सकते, करना है। तो ये विवेक और विज्ञान संपन्न होना, है ना, इसको जो है वो समाधान कह रहे हैं, ज्ञान की रोशनी। मुझे लगा कि इसको जो है, अब इस डायग्राम के रेफरेंस में पिछली स्लाइड में जो बाबा जी ने कहा था इसको देख लो। ज्ञान विज्ञान विवेक का संयुक्त रूप जो है, इसका संयुक्त नाम इसको समझदारी कहा। विवेक और विज्ञान के मूल में ज्ञान ही प्रधान वस्तु है ना। तो ज्ञान अपने स्वरूप में सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य है। तो ये समाधान जो है इस तरीके से कहा, ज्ञान होने के लिए ज्ञाता की पहचान होना जरूरी है, ज्ञाता अपने स्वरूप में जीवन होना पाया जाता है।
है ना, शरीर ज्ञाता नहीं है, मस्तिष्क ज्ञाता नहीं है ना, कोई ना कोई तो ज्ञान संपन्न होता है। वो ज्ञान संपन्न होने वाली इकाई कौन सी है? जितना हम इस पे शोध करते हैं ऐसा पाते हैं कि ये शरीर से अलग वस्तु है। क्योंकि ये शुरू, अब ये बाबा जी ये वाले इस तरह से चर्चा क्यों कर रहे हैं? शुरू शुरू में हम ऐसा कई बार पाते ही हैं, शिविरों में भी ऐसा होता है और बाद में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, मुझे ये फील नहीं हो रहा है। तो अब उसको ये फील कराना भी, अगर वो फील, अगर अगर संवाद के लिए स्पेस मिलता है, तो अब हमें ही अपने शोध से फील कराने के लिए कुछ ना कुछ उदाहरण, है ना, कुछ ना कुछ संदर्भ जो है वो हमारे पास में हो। तो ये सारे जो है ये बाबा जी हमारे को वो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें चर्चाओं में यूज भी की जा सकती है ना, अपने अपने मैटर को कम्युनिकेट करने के लिए। तो चर्चा में क्या लाया जाए और उस फिर चर्चा को दिशा कैसे दी जाए, है ना, ये दोनों चीजें अच्छे से जनवाद पुस्तक में कवर हुई है। और एक बार जनवाद पुस्तक पढ़ते हैं तो बाकी सब पुस्तकों से भी हमें और मुद्दे भी मिल ही जाते हैं। ठीक है, फिर जो ज्ञान विज्ञान विवेक विज्ञान है, इसको भी एक डायग्राम के रूप में ऐसा रख दिया है। ये बाबा जी ने पुस्तकों में भी रखा है, जनवाद में भी रखा है। 3 तरह का ज्ञान, विवेक में भी 3 मुद्दे और विज्ञान में भी 3 मुद्दे। फिर पेज 50-51 में बाबा जी जीवन क्रिया के बारे में कुछ बातचीत किए हैं। ये भी हम आवश्यकता अनुसार जितना हम चर्चाओं में ला पाएंगे, है ना, देख सकते हैं। तो ये जीवन क्रिया को बस सामने एक बार रखने के लिए रख दिया। तो बाबा जी ने जनवाद में भी इसके बारे में कुछ कुछ बातचीत की है। भैया फिर नमस्ते। जी जी, जय श्री एक, दीदी। एक प्रश्न बन रहा है भैया यहाँ। जी दीदी, जी दीदी। समाधान को जो आपने डिफाइन किया वो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो हम दर्शन में सर्वतोमुखी समाधान बोलते हैं भैया, जी उसको यहाँ कैसे जोड़ेंगे? जी दीदी, तो सर्वतोमुखी समाधान जो है ना दीदी, उसको मैं जैसे अपने में देखा हूं, तो अभ्युदय शब्द भी उसके लिए रखा है ना, मतलब आपने भी देखा होगा, अभ्युदय की परिभाषा जी ही है सर्वतोमुखी समाधान। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ चीजों की मेरी भी स्पष्टता नहीं है, मैं भी अध्ययन क्रम में हूँ। तो दो दो मुद्दे हो सकते हैं। एक है कि एक व्यक्ति समाधान के लिए काम कर रहा है, और दूसरा है कि पूरी परंपरा, पूरी मानव जाति में समाधान प्रायोरिटी में आ गया और सभी समाधान के लिए काम कर रहे हैं। ये अभ्युदय की ओर लेकर के जाएगा। तो सर्वतोमुखी समाधान में सभी व्यक्ति समाधान की ओर या अधिकांश लोग समाधान की ओर काम कर रहे हैं, एक वो स्थिति है। और उसके बाद में जिस जिस क्षेत्र में हम जी रहे हैं, उस क्षेत्र में भी अपना अपना जो है ना, वो कुछ कुछ हमारा पारंगत होना जो है वो बनता रहे। जैसे कि आप लोग भी, मतलब आप ही के क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक टीम जो है वो मनोविज्ञान के ऊपर काम कर, है ना। तो अब मनोविज्ञान जो है ये भी एक समाधान का एक मुद्दा है ही है। तो मनोविज्ञान के ऊपर का, कुछ लोग विज्ञान के मुद्दों के ऊपर अच्छे से शोध कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग गणित के मुद्दों के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, है ना, विज्ञान में प्रकाश को कैसा कहा गया, बाबा जी ने प्रकाश को कैसे कहा। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो एक तो उस सब को मिलकर के समाधान का, उसके बाद में उसमें कुछ कुछ अलग अलग एरियाज लेकर के, क्षेत्र लेकर के उसमें भी बात कर सकते हैं। तो सर्वतोमुखी समाधान को जब मैं देखता हूं, तो वो सब कुछ जोड़ते हुए चल रहे हैं, उसको सर्वतोमुखी समाधान, तो इवेंचुअली वहीं पर पहुंच। जी, तो सर्वतोमुखी समाधान ये परंपरा करेगी ये काम, एक जी अकेले का काम नहीं है, और समाधान बिल्कुल। स्वयं में होता है। जी जी, जी मतलब एक इस तरीके से भी, ऐसा भी एक नजरिया बनता है अपने में, कभी कभी ऐसा भी, है ना। तो ये जी हम सब इसको देखते रहे, हमारा इसमें शोध चलता रहे। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जी, इसके आगे की स्लाइड भैया थोड़ा सा मुझे स्क्रीनशॉट निकालना था उसका। ओके, मैं आपको बाद में ना परसों पूरा का पूरा पूरा प्रेजेंटेशन ही शेयर कर दूंगा ग्रुप। अभी बढ़िया मैं है इसमें भैया। रोज, है ना, मैं रोज कुछ चेंज करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर रहा। नहीं, जब परसों फाइनल हो जाएगा तो फिर वो जो है आप सबके साथ शेयर। धन्यवाद भैया। जी।
हर मानव निश्चितता, निरंतरता, भैया अक्षुण्णता एक को। बार जीवन क्रिया की स्लाइड दिखाइए प्लीज। जी 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 ठीक है, कंटिन्यू करिए। जी। मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल में समय भी हो गया है, तो कल मुझे बाद में ध्यान रहा कि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे। आप सब लोगों की भी इसके सेशन के बाद में कोई दिनचर्या भी होती होगी, उसमें भी कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तो हम जो है इसको यहाँ पर अभी सेशन को, आज का मैं अपनी प्रस्तुति को यहाँ रोकता हूँ। कुछ 2-4 मिनट बात करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सेशन को क्लोज कर सकते भैया आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हैं। दीदी ये तो फिर वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखिए रूटीन में ना, मैंने मैंने जो जैसे आपने बताया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एक टीम मनोविज्ञान के लिए काम कर रही है, तो एक टीम इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए काम कर रही है। तो मेरी दिनचर्या में एक प्राथमिक भूमिका जो है, मैंने अपने अपने में ऐसा सेट किया कि मुझे ट्रांसलेशन में जो है ना वो मेरी भागीदारी रहती है। ठीक है। अच्छा। तो वो ट्रांसलेशन का काम जो है, उसके लिए हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स भी रहती हैं। तो जो ऑनलाइन मीटिंग्स रहती हैं उनमें भागीदारी करता हूँ। जब ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं रहती है तो अपनी मैंने जो ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी ली हुई है, वो अकेले बैठकर घर पे उसमें ट्रांसलेशन में काम। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। मेरा जो है उम्र, मेरी मैंने आपको बताया था कि 60 से ऊपर हो चुका हूँ, 61 का होने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ वगैरह जो है वो ऐसी जिम्मेदारियां मैंने नहीं ली हुई है। अब समय के साथ साथ ये थोड़ा सा और भी मुश्किल होगा। ट्रांसलेशन वाला काम जो है वो अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अपने में स्वीकृति बनी, करने लायक काम है। तो ये है। बाकी जो घर का रूटीन, परिवार की जिम्मेदारियां वगैरह रहती है, वो अब पिताजी मेरे 87 साल के हैं, तो उम्र के हिसाब से उनका भी जितना ध्यान रखना होता है, और उनका भी है ना जैसे है, तो वो भी घर पर ही रहते हैं जैसे। तो इस इन सारी चीजों को देखते हुए दिनचर्या उसके अनुसार बनाई। बहुत बढ़िया। जी, पूर्णिमा जी दीदी ने भी हैंड रेस किया है, देखिए, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्ते भैया, सभी को जी नमस्ते। हाँ मेरे जी ध्यान में वो चीज आया जो मानव आदर्शन में स्वयं सिद्ध मूलभूत आधार वाली बात रहती है ना, मानव धर्म एक समाधान है ना अनेक, जी है ना। तो जी। उससे अभ्युदय वाली जो बात हुई, सर्वतोमुखी समाधान, हम्म। तो उससे मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ उसको। समाधान जी अनेक मतलब एक एक चीज में, एक एक चीज में, है ना, जी देखते जी गए, है ना। जी जी धर्म जी। हमारा क्या है? सुखी होना, है ना। अब बिल्कुल सुखी होने के लिए कैसे एक एक चीज में, एक एक उसमें चलते गए, बिल्कुल समाधानित होते बिल्कुल गए, फिर बिल्कुल। सर्वतोमुखी के साथ सभी मानव परंपरा जब बन जाएगी, उस हिसाब से वो कोरिलेट हो कर पा रहे हैं। जी जी ठीक है जी। भैया। बढ़िया, बड़ा अच्छा ध्यान आकर्षण। मेरा उस तरफ ऐसे अभी बात करते हुए ध्यान नहीं गया था, लेकिन आपने बताया तो बड़े अच्छे से वो भी क्लिक कर। बढ़िया दीदी, बढ़िया, जी थैंक यू। धन्यवाद। हम्म। जी नमस्ते। नमस्ते। जी। नमस्ते संध्या दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज के जो 2 पॉइंट्स अंदर तक समा गए, उसमें समझदारी की संप्रेषणा के साथ साथ स्व मूल्यांकन सबसे पहले जरूरी है। ये अपने आप में आज बिठा बहुत अच्छे से बैठ गया। और बढ़िया दूसरी दीदी। जो समाधानित के लिए कहा अभी आपने, उसको जो है सर्वतोमुखी समाधानित, उसके लिए हम्म। जो आप पॉइंट्स थे हमें क्लियर कराया, वो बहुत अंदर तक बैठा है। ये 2 पॉइंट्स आज अंदर अपने आप में बैठा सकी मैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बढ़िया दीदी, बढ़िया। देखिए आप अपना मतलब कुछ जो है मिलजुल कर अच्छा हो जाता है, तो इससे उभय तृप्ति जो है वो मिलती है। तो बढ़िया, आपको अच्छा लगा तो ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। भैया मूल्यांकन के बारे में तो हम ऐसा भी कहते हैं कि अपने से जो श्रेष्ठ है वही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी। ये भी अपने में ठीक है। लेकिन देखिए, जो अपने से श्रेष्ठ है वो भी हमको जितना देख पाते हैं, है ना, वो उसके अनुसार ही मूल्यांकन हो पाता है। तो देखिए, हमारे जीवन विद्या के सर्कल्स में जब मैं देखता हूँ, तो 2 तरह के परिवार मिलते हैं। एक है जो परिवार समूह के साथ में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में
अधिकांश समय दिनचर्या का उनके साथ में रहता है ना। जैसे जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक योगेश शास्त्री भैया के साथ में अधिकांश समय बिताते हो, है ना, या कोई साधन भैया के साथ में अधिकांश समय बिताता है। तो ऐसे केंद्रों में ये संभव रहता है। लेकिन काफी सारे परिवार ऐसे हैं, जैसे कि मेरा अपना भी परिवार है और आप में से भी और भी काफी सारी साथी होंगे जो किसी केंद्र में नहीं रहते हैं, हम लोग किसी शहर में ही रहते हैं, है ना। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में ना हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन नहीं होता है। कभी 2 महीने में एक बार मिल लिए, कभी 1 महीने में एक बार मिल लिए। तो ऐसे में श्रेष्ठ व्यक्ति भी हमको मतलब 2 महीने में 2 घंटे मिल लिया या 4 घंटे मिल लिया, उससे वो भी हमारा कितना मूल्यांकन कर पाएगा, ये भी थोड़ा सा अपने में एक मुद्दा बनता है। सुबह से शाम तक मुझे गुस्सा कितना आता है, सुबह से शाम तक मैं चिड़चिड़ा कितना महसूस करता हूँ, सुबह से शाम तक, है ना, मतलब मेरा मेरा व्यवहार पक्ष कैसा रहता है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति अगर देख नहीं पा रहा है। हम जब श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं तो हम स्वनियंत्रित रहते हैं। ऐसे में ऐसा भ्रम हो सकता है कि भैया ये तो अच्छा ही व्यक्ति है, लेकिन मैं अपने से तो भाग कर नहीं जा सकता, 24 घंटे अपने को देखता ही रहता हूँ। ये इससे स्व मूल्यांकन जो है वो ज्यादा सटीक। तो हम जितना जी अध्ययन कर रहे हैं हम खुद ही जागृति क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी श्रेष्ठ हो ही रहे हैं, है ना। ऐसा भी मानकर चला जाए और मानकर भी ना चला जाए, इसको जांचा जाए कि मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ भी रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा। तो तो ऐसे में जब समझदारी अपनी भी बढ़ रही है तो हमारा स्व मूल्यांकन सटीक हो भी जाता है। मतलब मैं अपने में इसको ऐसा देख पाता बहुत जी भाई, सुंदर। बढ़िया। हूँ। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मंजूषा दीदी। रैप अप करें सेशन को आप प्लीज। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। आप तो इतने सरल भाषा से और उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पकड़ पा रहे हैं हम। तो बहुत ही सुंदर, जैसे दीदी ने बताया कि स्वमूल्यांकन होना जरूरी है, तो खुद का स्वमूल्यांकन तो नहीं कर रहे हैं, दूसरों का ही कर रहे हैं अभी। जी तो इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान गया भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ रुक सकते हैं और आज जी का जी। सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। सभी को और नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। जी जी धन्यवाद दीदी, सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद नमस्ते भैया जी, सभी को सभी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। जी धन्यवाद।